वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। 2024-25 का बजट पेश हो चुका है और हर वर्ग को कैसे फायदा हो और आगे क्या होना चाहिए, इसी को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। न्यूज रूम में हमारे इस समय गेस्ट मौजूद हैं, स्टूडियो में भी उनकी मौजूदगी है। प्रेमपाल जी, आप बता रहे थे कि अब वक्त आ चुका है कि हम इससे आगे बढ़ें। मैंने आपसे सवाल ब्रेक पर जाने से पहले यही किया था कि क्या होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशंस हर सरकार के पास होती है। तो आपको क्या लगता है अब आगे होना क्या चाहिए? मैं आपकी जो हेडलाइंस है उन्हीं से, ये लोकतंत्र की कितनी अच्छी बात है कि जो बिहार और आंध्रा की मांग चली हुई थी वो इस चुनाव के बाद में अब पूरी होती लग रही है। मैं इसे बुरा नहीं मानता। इसे प्रश्न ये नहीं है कि आप अपने सहयोगियों को खुश कर रहे हैं। लोकतंत्र होता ही यही है, जहाँ की होती है वहाँ ज़रूरत है। अब आप थोड़ा सा इस बात पर मैं देना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बहुत कमज़ोर है। 3 एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है, फ्लड आता है, वो भी इस देश का हिस्सा है। वहाँ की भी इकोनॉमी शायद सबसे जैसे का पीछे है। अगर आप एसडीजी गोल्स की बात करें तो बिहार हर इंडेक्स पर पीछे है। बेरोजगारी है, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड बढ़ेंगी, इन सब से शायद उसको फ़ायदा होगा। शायद अभी इंडस्ट्री के बारे में कुछ सूचना नहीं आई, और अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर भी उधर की तरफ। अच्छा, लेकिन रोजगार सर, रोजगार का तो मैं अपनी दूसरी बात पे आता हूँ, जो जिसके जो इससे पहले की वो थी हेडलाइंस ने मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। नेल्सन मंडेला को अगर मैं याद करूँ तो किसी देश को बदलने के लिए शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है। और मैं उस पर पिछले इस सरकार को 10 साल से देख रहा हूँ और बहुत उम्मीद के साथ देख रहा हूँ। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। मैंने जैसे कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बनी, जिसमें 1,000 करोड़ हर साल दिए जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर शायद जनता भूल चुकी है कि वो क्या हुआ, बहुत कंट्रोवर्सी रही। पीएम श्री स्कूल की भी बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं इस आंकड़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों से और भी बच्चे भाग रहे हैं, और जब वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लगातार जाता हूँ कि वहाँ उन स्कूलों में क्या हो रहा है। सिर्फ फीस बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, किसानों के बच्चे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनता, ये वो सरकार है जिसके प्रचारक और वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और इसके आंकड़ों को आप उससे देखिएगा जो यूनाइटेड नेशंस या उसकी एजेंसी कहती हैं कि भारत के 70% इंजीनियर किसी काम के नहीं, उनके पास में कोई स्किल नहीं है। यह बात 5 साल पहले कही गई थी और मोदी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया। और अगर आप नई शिक्षा नीति जो जुलाई 2020 में घोषित हुई थी उस पर बात करें तो पूरा 4 साल हो गए। उसमें वोकेशनल स्टडी की बात हुई थी, लेकिन मैं आप सबको फीडबैक चाहूँगा कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं हुआ, चाहे दिल्ली हो चाहे दूसरे हो। अगर ऐसा होता तो मैं इसका अंजाम कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है, मैं इस बात को अपनी समेटूंगा। लेकिन सर इस बार की बजट में तो स्किल पर काम करने की बात तो कही गई है ना। बजट में तो उसके लिए प्रावधान रखा गया है कि हम ट्रेन करेंगे, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हम करवाने की कोशिश करेंगे और साथ में हम पैसे भी देंगे। ये भी है। मैं आपकी बात पे आता हूँ। स्किल इंडिया 3 साल पहले बजट में घोषणा की गई थी, कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर का, और उसका हर्ष क्या हुआ। मैं, क्योंकि ये फोरम आज सबसे स्वागत करने का है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो घोषणा की गई है, जो विजन किया गया है, हम सबका वो है कि अब उसको अमली जामा पहनाया जाए देश के हित के लिए। आपने सुना, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ कमोबेश जब भी बजट आता है तो ये जो परेशानी है वो साफ तौर पर नजर आती है। देखिए, ये तो राजनीति की बात है। 1947 से आज तक जब भी बजट जिस पार्टी ने दिया होगा तो विपक्षियों ने यही कहा होगा खाली बजट है, जीरो बजट है और उसमें कोई फायदा नहीं है। तो और उसमें ये कमियां, हमारे इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और एक्चुअल में क्या है, देश अभी चूंकि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ जितना बजट का फंड हमारे पास अगर इसका 3 गुना भी हो जाए तब भी हम सब लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। जाहिर है, ठीक है। तो जाहिर है कि हमारे पास जितना है थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है वाली बात में अपने हिसाब से बांटना होता है। जाहिर है जिस स्टेट में सरकार बननी चुकी होती है वहाँ ज़्यादा देना होता है, बिहार को ज़्यादा देना है तो इस तरीके से और जगह भी देना पड़ेगा। अब बात अभी चल रही थी स्किल की, कौशल विकास योजना की, और आप मानो प्रेमपाल जी कह रहे थे कि उस समय मोदी सरकार ने काम नहीं किया। 2 बात। पहली बात, आज आप दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार में कहीं देख लीजिए सरकारी टीचर्स की सैलरी कितनी है और प्राइवेट टीचर की सैलरी कितनी है। अगर सरकारी टीचर को 1 से 1.25 लाख रुपये मिल रहा है सुदूर गांव में, तो प्राइवेट टीचर वो 15,000 में काम कर रहा है, 25,000 में काम कर रहा है, 30,000, 50,000 तो बहुत अच्छे स्कूल में मिलते हैं।
उसके बावजूद अगर स्टूडेंट 50,000 की 40,000 टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे के स्कूल में जाना चाहता है, इसका मतलब साफ है कि सरकारी टीचर काम नहीं कर रहे हैं उतना बेहतर जितनी उन्हें तनख्वाह मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें क्या मिल रहा है, क्योंकि तनख्वाह तो समय के आधार पर मिलती है कि आप समय बढ़ते गए, आपकी स्किल चेंज हुई नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, अभी तो अभी इसका भी जो मतलब क्या हायरिंग हुई है उसमें भी हुआ है। ग्राउंड पे काम होने की जरूरत है। उन टीचर्स के पास, प्राइवेट टीचर्स के पास कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है, अकेला प्रिंसिपल संभाल रहा है। यहाँ मॉनिटरिंग भी है, इंस्पेक्शन अथॉरिटी भी, बेसिक से अच्छा अधिकारी भी है, इन सबको होने के बावजूद भी वो टीचर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा उनको सर, अटेंडेंस लगाने के नाम पे दिक्कत हो रही अच्छा है। सर, आपकी बात में ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पहले जरा सुन लेते हैं क्या है उनका to the rest when you telecast or write. You have listened to the budget speech of the Honorable Finance Minister, as I did. The budget documents were uploaded only about 3 hours ago, and it will take time to read and analyze the documents. On behalf of the Congress Party, I shall make a few observations and comments, and my colleague, Ms. Supriya Srinath, will add more observations. I have already tweeted that I am happy that the Honorable Finance Minister had an opportunity to read the Congress manifesto after the Lok Sabha 2024 elections. She has virtually adopted the ideas underlying our proposals on employment-linked incentive ELI scheme, the apprenticeship scheme with an allowance to the apprentice, and in the abolition of the angel tax. तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया है बजट को लेकर के। अच्छा मनीष जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास आऊंगी। ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। दूसरा, आपने और सरकार को करना पड़ेगा ना। शिक्षा पे बात कही, आप देखिए पिछले 60 सालों में कितने आईआईटी और आईआईएम खुले, आज कितने आईआईटी और आईआईएम है, आपको गिनती भी नहीं याद होगी, उतने आईआईएम और आईआईटी खुल चुके हैं पिछले कई सालों में। तिरुपति में भी आईआईटी है, नॉर्थ ईस्ट में भी आईआईटी है, और 80% उसके आईआईटी का नाम भी नीचे आ गया है। नहीं देखिए, आप समझिए जो आईआईटी की रेपुटेशन है ना, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। रेपुटेशन किससे बनती है? इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है, रेपुटेशन बनती है फैकल्टी से। फैकल्टी जब वो पढ़ाएगी 2, 4, 5, 10 साल में एक्सपीरियंस होगा तभी तो आएंगे। आप एक रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर से निकले, आप अगर पढ़ाएंगे तो लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन आप जैसे लोग पहुंचेंगे तब तो फैकल्टी को भी तो लगता है कि आपकी बात से IIT मुंबई से जुड़ा रहा हूं। सरकार का काम उसको और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करना है। अब आता हूं शिक्षा पे। जितनी हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी इस समय देश में है। अगर आप किसी भी टीवी चैनल को खोल लीजिए और आप सुबह 10 बजे खोलिए, आपको एक ब्लॉक अगर एडवर्टाइजमेंट का चलेगा तो उसमें कम से कम 6 यूनिवर्सिटीज के। फिर 20 लाख बच्चे बाहर क्यों जाते हैं और हमारे यहाँ बाहर के बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आते? करेक्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का बात हो रहा है, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी और उसमें क्या कुछ हो रहा है। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रेमपाल जी कह रहे थे कि भाई अगर इतनी है तो स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहे हैं और पहले से ज्यादा जा रहे हैं। तो इसमें 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का लेवल बढ़ा है। यानी अगर पहले 60% पढ़े लिखे थे तो अब 70%, 80% पढ़े लिखे हैं। तो यानी बाहर जाने, मतलब हायर एजुकेशन लेने वालों की संख्या बढ़ गई। तो जाहिर है कि जो लोग बचेंगे वो बाहर जाएंगे। दूसरी बात, देश की जनसंख्या ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम 144 करोड़ हो गए, पिछले 10 सालों में हम लगातार 20-25 करोड़ बढ़ गए। तीसरी बात, आरक्षण होने की वजह से जिन लोगों को लगता है कि मैं मेडिकल के यहाँ पे इतना टफ कंपटीशन है, आईआईटी में इतना टफ कंपटीशन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो सोचता है कि मैं कनाडा से, यूक्रेन से जाके एमबीबीएस कर लूं। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। जो जा रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए, जो जाने वाले बच्चे ये 0.1% भी नहीं है। देश के पास, सरकारों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। बस यहां बात यह है कि कैसे स्किल्ड ट्रेनिंग की बात हो। जो बजट में प्रावधान आया है कि अप्रेंटिसशिप को जो है कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, उसके 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो ये इम्पैक्ट राहुल गांधी लेके आई
राहुल गांधी ने कहा खटाखट योजना हम सबको पैसे देंगे, और उन्होंने अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात की। तो भाजपा को लगा अगर हमने इस मैटर को आज एड्रेस नहीं किया तो अगले इलेक्शन में इससे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल इम्पैक्ट है। कांग्रेस इस बात को कह भी सकती है कि हमारी वजह से ये योजना आ रही है। अभी शिंदे सरकार भी लेके आई है कि जो लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, अगर उनको स्टाइपेंड मिलता है और सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करती है तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो उनको पैसे मिले, तो जो बिल्कुल हंगरी थे उनको 10,000 भी अगर हाथ में आता, 5,000 भी हाथ में आता, तो एटलीस्ट उनको लाइवलीहुड चलने लगा। और दूसरी बात ऐड कर दूं, उनको स्किल मिलने लगा। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना में एक यही कमी थी, वो सिर्फ 150 घंटे की ट्रेनिंग देते थे और आधार कार्ड से कनेक्टेड थे। ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तो थी कि आपको ट्रैक्टर चलाना सिखाना है, तो उन्होंने खेत में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, 2 4 6 बार चलाया और उन्होंने कहा ठीक है पैसे दे, 750 रुपए ले और तू भी निकल मैं भी निकलूं, मेरा भी काम खत्म तुम्हारा भी काम खत्म। यहां रियल में उन्होंने इस फेलियर से सबक लिया कि 3 साल तक उसको जॉब करनी है, तब उसको पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एफर्ट है, और इतना बड़ा भारत विविधताओं का देश है, इसमें 1 मिनट में अगर प्रधानमंत्री जी की समय लगेगा। इस बात पे मैं यकीन कर रहा हूं कि हमें विकसित भारत 2047 तक बनाना है। अगर वो बनाना है तो जो इसकी 10 साल के अनुभव के बाद इस साल के बजट में दी गई है, आई विश दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। हमारे कॉलेज में अदिति नागर भी हमारे साथ है। अदिति, हम ये जो पूरा जो चर्चा का विषय रहा है वो अब एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सर ने कहा कि अब 10 साल का हमने कार्यकाल देख लिया और कार्यकाल देखने के बाद अब ज़रूरी है कि हम इससे आगे बढ़ें। आप भी रोज़गार का जिक्र कर रही थी, हम सुबह भी जब चर्चा कर रहे थे आपने कहा कि रोज़गार के लिए क्या हुआ, क्या रोज़गार के लिए कुछ कहा गया है, क्या बजट में ऐसा प्रावधान है कि भाई जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो बजट में स्किल सबसे अव्वल आता है कि स्किल को लेकर के क्या फैसला लिया गया, रोज़गार को लेकर के सरकार इस समय क्या सोच रही है। हमने देखा है कि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म की भी बात सर कर रहे थे, मनीष अभी कर रहे थे। तो ऐसे में रोज़गार को लेकर और युवाओं के लिए क्या आपको लग रहा है, क्या ये बजट केंद्रित रहा है? देखिए, कोई भी बजट अगर, या इसी बजट क्योंकि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी अच्छी बातें ये हैं कि समग्र है, हॉलिस्टिक भी कह लेंगे, इसमें हर वर्ग को भी लेने की कोशिश है, ये थोड़ा पॉलिटिकल भी है, ये थोड़ा कोएलिशन वाला भी है, ये मैसेज वाला भी है कि डबल इंजन ऐसा होता है, सिक्किम में सरकार आएगी तो हम ऐसे करेंगे, उत्तराखंड के आएगी तो हम ध्यान रखेंगे, तो जिन जिन राज्यों में, तो ये एक मैसेज भी है, सब कुछ है। और जाहिर तौर पे ये बिहार में आने वाले चुनाव और फिर महाराष्ट्र, हर जगह की जनता को भी मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे प्रदेश का जो डेवलपमेंट हो, तो फिर आपको डबल इंजन की सरकार पे विश्वास करना पड़े। लेकिन अब क्या है, देश में एक बड़ी बात है, बात यह है कि हम रोजगार सृजन और फिलहाल जो बेरोजगारी है उसको कैसे फिक्स करें। मुझे नहीं लगता कि इस बजट में उसको लेकर कोई एक पिन पॉइंटेड, जैसे कि महिलाओं का ही जिक्र करें, इतने करोड़ रुपए आपने दे दिए, लेकिन उसका बाइफर्केशन नहीं है कि किस में, मैं यही जिक्र कर रही थी, बाइफर्केशन नहीं है। और जब तक होता क्या है, ये साल भर का है, ये जब तक हम बाइफर्केशन तक पहुंचते हैं तब तक एक वेग होता है, योजनाएं बनती हैं, पहुंचती हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंचती होती तो देश की आधी आबादी ने इतना बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट नहीं किया होता। तो उस तरह का सम्मान, उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा है, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स बात करें। बहरहाल चाहे विपक्ष हो, एक बात विपक्ष के पास हमेशा होती है, बेरोजगारी और महंगाई। अब बेरोजगारी में 3 चीजें अलग अलग आती हैं। पहला, कितने सरकारी ऐसी खाली, जैसे रेलवे का ही जिक्र करें कि रेलवे में बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग है, कितने सरकारी ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे। और एक और बहुत बड़ी बात है कि कई बार होता है कि आप हैं तो एक कैटेगरी के व्यक्ति, लेकिन क्योंकि कुछ सिस्टम नहीं बैठा है तो आप सी कैटेगरी में ही काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। एक वो, ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट आपके देश के विकास को इंपैक्ट करती हैं कि आप स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जो है एक हायरार्की ऑफ प्रमोशन होता है या हायरार्की ऑफ फ्लो ऑफ सिस्टम होता है, वो नहीं चल रहा। और इसकी एक ही वजह है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम क्लॉग्ड हो जाता है। और मैं इस सरकार की बात नहीं कर रही, यूपीए में हमने देखा सरकारें चली आती हैं, काम चलता आता है, नई योजनाएं आती जाती हैं, लेकिन हम बेसिक चीज एजुकेशन, हेल्थ और नौकरियां युवाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो स्किल्ड है वो प्राइम चीज नहीं हो सकती। हम किसी को स्किल कर रहे हैं, वो एक हैंड इन हैंड चलने वाली चीज है। कि बहुत अच्छी बात है कि आज मैं ये सर्टिफिकेट लेके कहूं कि क्योंकि मेरे को सरकार की योजना की वजह से स्किल हुई इसलिए आज मैं यहाँ हूं, लेकिन वो 100% बच्चे नहीं होंगे। 100% 500 टॉप कंपनीज में इतने बच्चे अगर स्किल्ड होते हैं 1 करोड़, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ बच्चे
टॉप कंपनीज में कोई सीईओ या आप मान लीजिए मैनेजर या जिस भी लेवल पे चले जाएंगे, क्या उनकी पुरानी एजुकेशन भी देखनी होगी ना, कोई 12वीं पास थोड़ी वहां पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ा इशू है कि क्या सब 12वीं पास हैं भी? आप गांव के बच्चों को ये स्किल देना चाहते हैं तो एजुकेशन, ये बहुत एक लूप है, ये सिस्टम है, फ्लो है, हमको बेसिक से उठाना पड़ेगा। और ये हम मोदी सरकार से इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने बेसिक से सफाई शुरू करी। शायद अगर 2014 में वो नहीं होता तो आज हम भी गाड़ी का कांच खोल के केले का छिलका बाहर फेंकते, बिल्कुल, हम पीकदान बना देते। तो क्योंकि मोदी सरकार चीजें बेसिक से शुरू करती है, शौचालय बनाती है, सफाई करती है, बेसिक्स राइट देती है, तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर एजुकेशन को लेकर एक बेसिक जो राइट टू एजुकेशन है, बेसिक राइट टू अर्न है, बेसिक राइट टू जॉब्स है, ये सब मिलनी चाहिए। उसके लिए बेसिक से शुरू। प्रेमपाल जी, बड़ा संक्षिप्त में बताइएगा आपको क्या लगता है ये बजट, क्योंकि अब हम अपनी क्लोजिंग के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या अच्छा हुआ क्या बुरा, अगर आप 2 लाइन में बता सके फिर मैं बहुत अच्छा हुआ। जिन राज्यों की जो मांग थी, चाहे वो पॉलिटिकल कहें किसी कुछ में, वो हुआ है और सभी के लिए, गरीबों और उनके लिए ध्यान रखा गया है। अर्बन उन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए दिया गया है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा अपनी बात कि जो शिक्षा जो सब ट्रांसफॉर्म करती है, चीन की अगर इंडस्ट्री को हमें अपने यहाँ लेना है तो हमें अपने लोगों को स्किल देना पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस जा रहा है और वो तभी संभव है कि जब इसकी शिक्षा में सिर्फ हमारे पास डिग्रियाँ ना हो। तो और ये इस बार ये मौका है जो यूथ के पास भी जाएगा, गरीबों के पास भी जाएगा। चलिए, मुझे लगता है इसके लिए तो अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। मनीष जी, देखिए मेरे ख्याल से आयुष्मान योजना पर कुछ घोषणा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। मैं ये उम्मीद कर रहा था वो जो सरप्राइज पैकेज 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को अगर आयुष्मान योजना मिलती तो कुछ भला होता। इनकम, मजे की बात है, जो इनकम बहुत टर्निंग पॉइंट हो जाता होता। तो ये जो लोग इनकम टैक्स देकर इस आयुष्मान योजना को फंड करते हैं, आपने उस योजना से इनकम टैक्स पेयर को बाहर कर रखा है। कोई ऐसा इंसेंटिव आपने टैक्स स्लैब में कोई मेजर चेंज नहीं किया, कोई प्रमोट नहीं किया। सब मिला के पूरे देश में 1.5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। मैं 100 रुपए से ऊपर की बात कर रहा हूँ, और रिटर्न भरने वाले 7-7.5 करोड़ और 1.5 करोड़ लोग टैक्स नहीं, यानी 1.5 करोड़ लोग 140 करोड़ लोगों को मेजरली फंड करते हैं टोटल टैक्स कलेक्शन का 50%, अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें। और उनके लिए एक भी योजना ऐसी नहीं, एक भी लाइन ऐसी नहीं जिसमें आपने ग्रेटफुल कहें, उनके लिए कोई फैसिलिटी करें, उनके लिए कहीं कोई डिडक्शन होना। ये चाहिए था कि भाई जो टैक्स दे रहा है, जो 5,000 से ऊपर का टैक्स दे रहा है, सरकार की तरफ से 5 लाख का मेडिक्लेम उसके लिए फ्री है। पर टैक्स पेयर्स को, स्पेशली मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सरकार गन्ना समझती है, उसे जब उसका मन करता है 1 बार 2 बार 4 बार गन जूस की तरह निकाल देती है। फिर तो उनका, आपका कहने का मतलब है कि इसमें जो गिफ्ट के तौर पर सिर्फ बिहार को ही मिला है, जो मिला है उसके अलावा किसी को नहीं मिला। आंध्र को और बिहार अदिति जी, अगर मैं याद करता हूं 2017-18 में मोदी सरकार एक प्लान लेके आई थी, तब डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आ रही थी, तब उन्होंने कहा था जो वो लोग अच्छे टैक्स पेयर्स हैं उनको सर्टिफिकेट शुरू हुए थे, गोल्ड सर्टिफिकेट, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट, सिल्वर, आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट होगा। तो उस समय ऐसा कोई प्लान था कि सरकार उनको, जो अच्छे टैक्स पेयर्स हैं, उनको एयरपोर्ट लाउंज में कोई स्पेशल जगह देगी, कोई रेलवे में डिस्काउंट होगा, या कहीं कोई ऐसा एप्रिसिएशन होता है, एक टोकन प्रिविलेज हो, टैक्स देने वाले को ये फैसिलिटी नहीं भी मिला फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गांव के गरीब हैं, जहां हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, मेरी चिंता उनके लिए है। और वही मेजर फंड कहा जा रहा है, मेजर, ये तो वोट भी नहीं देने जाते। देखिए सरकार उस पैसे को खर्च करना चाहती है, लेकिन विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष कहता नहीं हम पुरानी पेंशन पर अड़े रहेंगे। हाँ, वो नुकसान। आप बजट का मेजर पैसा कहाँ जाता है? जो अब 40 लाख 45 लाख करोड़ का बजट देखते हैं ना, इसमें से 20 लाख करोड़ सिर्फ सैलरी है। यूपी के बजट का 88% सिर्फ सैलरी है। जब हम 50,000 करोड़ की बात करते हैं तो आप समझिए सब सैलरी और पेंशन का खर्चा है। तो मेजर कंसर्न वहां है। बीजेपी ने उन सबको एड्रेस करने की कोशिश की, वहां फेल होगी। उन्हें पता पेंशन पे हम फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर है अदिति, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा